हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम तैयारी। दोस्तों, आज हम लोग सिख इतिहास और अंग्रेजी शासन के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग सिखों के प्रमुख गुरुओं के बारे में, प्रमुख आंग्ल सिख युद्ध के बारे में पढ़ेंगे एवं इस दौरान हुए प्रमुख संधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो प्रारंभ करते हैं। सिख गुरुओं का कालक्रम और महत्वपूर्ण कार्यों को पहले देखते हैं। तो सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक थे। सिखों के कुल 10 गुरु हुए। तो गुरु नानक जी, इनका जन्म तलवंडी में हुआ था, जो कि पाकिस्तान में है। अब ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। 15 अप्रैल 1469 को कार्तिक पूर्णिमा को उनका जन्म हुआ था। उनकी माता तृप्ता एवं पिता मेहता कालूचंद खत्री थे। इन्होंने सिख संप्रदाय की स्थापना की और इनके अनुयायी सिख कहलाए। ये किनके समकालीन थे? तो बादशाह बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। इन्हें आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास 1496 ईस्वी की कार्तिक पूर्णिमा को हुआ। इन्होंने गुरु का लंगर का प्रारंभ किया, संगत और पंगत स्थापित की। संगत का क्या अर्थ होता है? संगत का अर्थ होता है गुरु या पवित्र लोगों की संगति में बैठकर कीर्तन या प्रार्थना करना। पंगत का अर्थ है लंगर में जाति पाति के भेदभाव के बिना एक साथ पंक्ति में बैठकर भोजन करना। सिख धर्म में गुरु नानक देव जी द्वारा स्थापित ये दोनों प्रणालियां समानता, भाईचारे और सेवा का प्रतीक है, जहां पहले पंगत और पीछे संगत का नियम लागू होता है। 1539 ईस्वी में करतारपुर में इनकी मृत्यु हो गई। अब हम लोग सिखों के दूसरे गुरु को पढ़ेंगे। इनका नाम गुरु अंगद देव था। ये कौन थे? तो गुरु नानक देव जी के शिष्य थे। इनका प्रारंभिक नाम लहना था। इन्होंने लंगर व्यवस्था को अस्थायी बनाया। लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने की? तो गुरु नानक देव जी ने की। लेकिन इस व्यवस्था को अस्थायी किसने बनाया? गुरु अंगद देव ने इसे अस्थायी बना दिया। गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ इन्होंने किया। सिखों के तीसरे गुरु कौन थे? तो गुरु अमरदास जी थे। ये कौन थे? तो सिखों के दूसरे गुरु अंगद देव उनके शिष्य थे। इन्होंने हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन प्रचलित किया। तो लवन में क्या होता है? इस तरह की विवाह होती है तो दूल्हा दुल्हन गुरु ग्रंथ साहिब की परिक्रमा करते हैं और हर परिक्रमा के साथ लावन के एक पद का कीर्तन किया जाता है। इनसे अकबर आकर भेंट किए थे गोविंदवाल में और इनकी पुत्री बीबी भानी को कई गांव दान दिए थे। इन्होंने 22 गद्दियों की स्थापना की और प्रत्येक पर एक महंत नियुक्त किया। सिखों के चौथे गुरु कौन हुए? तो गुरु रामदास। ये कौन थे? तो गुरु अमरदास इनके दामाद थे। अमरदास जी के दामाद थे। बीबी भानी के पति थे। अकबर ने बीबी भानी को 500 बीघा भूमि दी थी, जहां इन्होंने अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया और अमृतसर नगर की स्थापना की। इन्होंने गुरु पद को पैतृक बनाया। हम लोगों ने देखा कि पहले गुरु नानक देव जी पहला गुरु थे, सिखों के प्रथम गुरु। उन्होंने अपने शिष्य को अपना उत्तराधिकारी बनाया, गुरु अंगद को। उन्होंने फिर अपने शिष्य को गुरु अमरदास को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। फिर चौथे गुरु रामदास हुए। इन्होंने अपने पुत्र अर्जुन देव को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और पांचवें गुरु अर्जुन देव हुए। इनके प्रमुख कार्यों को हम लोग देखते हैं कि सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की। आदि ग्रंथ में सिख गुरुओं के साथ साथ कबीर, नामदेव और रैदास की रचनाओं को भी सम्मिलित किया गया है।
इन्होंने हरमंदिर साहब का निर्माण कराया। हरमंदिर साहब कहाँ है? तो अमृतसर जलाशय के मध्य में इन्होंने हरमंदिर साहब का निर्माण कराया, जिसे अभी जिसे हम स्वर्ण मंदिर के नाम से जानते हैं। निर्माण का प्रारंभ हुआ तो 1588 में और अगस्त 1604 में पूरा हुआ। इसे गोल्डन टेम्पल क्यों कहा जाता है, स्वर्ण मंदिर? तो 19वीं सदी में महाराजा रणजीत सिंह ने इसे सोने की परत से ढकवाया था, जिसके बाद यह स्वर्ण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इन्होंने राजकुमार खुसरो की सहायता की थी, जिसके कारण जहांगीर ने 1606 में इन्हें मरवा दिया। राजकुमार खुसरो कौन थे? तो ये जहांगीर के पुत्र थे। जहांगीर के कुल 4 पुत्र थे। कौन कौन पुत्र था? तो खुसरो, परवेज, शहरयार और खुर्रम, जिसमें खुसरो सबसे बड़ा था। तो अप्रैल 1606 में खुसरो आगरा से निकलकर पंजाब की ओर भागा और लाहौर को घेरने का प्रयास किया, लेकिन जहांगीर ने भैरववाल के युद्ध में उसे पराजित कर दिया। इस विद्रोह में सिख गुरु अर्जुन देव ने भी खुसरो को आशीर्वाद दिया था, जिसके कारण जहांगीर ने उन पर अर्थदंड लगाया और बाद में फांसी दे दी। अंततः खुसरो को पकड़कर अंधा कर दिया गया और कैद कर लिया गया। सिखों के छठे गुरु कौन हुए? तो गुरु हरगोविंद। ये कौन थे? तो ये गुरु अर्जुन देव के पुत्र थे। इन्होंने देखा कि सिख धर्म उतना मजबूत नहीं है, कोई भी आक्रमणकारी इन्हें सजा दे देते हैं, तो इसे सख्त बनाने के लिए इन्होंने सैन्य संगठन का रूप दिया। सिखों को मार्शल आर्ट, युद्ध प्रशिक्षण के लिए प्रेरित किया, जिससे सिख धर्म में योद्धा परंपरा की शुरुआत हुई। अकाल तख्त का निर्माण कराया। अकाल तख्त क्या है? सिख धर्म की सर्वोच्च राजनीतिक और आध्यात्मिक संस्था है, जो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर परिसर में स्थित है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अकाल मतलब शाश्वत ईश्वर और तख्त मतलब सिंहासन, मतलब शाश्वत ईश्वर का सिंहासन। तो यहाँ से जो जारी हुक्मनामा होता है, दुनिया भर के सिखों के लिए सर्वोच्च और बाध्यकारी होता है। गुरु हरगोविंद जी ने इसे मुगल संप्रभुता से बड़ा बनाया था, ताकि यह सिखों की स्वतंत्रता का प्रतीक बन सके। ये 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे, मेरी और पीरी। पीरी आध्यात्मिक शक्ति का और मेरी सैन्य शक्ति का प्रतीक था, जो यह दर्शाती थी कि गुरु साहिब अब अध्यात्म के साथ साथ सिखों के सैन्य रक्षक भी हैं। इन्होंने दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था की। इन्होंने जहांगीर और शाहजहां की मुगल सेनाओं के विरुद्ध संघर्ष किया और कई लड़ाइयां जीती। अमृतसर की किलाबंदी की, ताकि आक्रमणकारी जल्दी इस पर आक्रमण न कर सके। सिखों के 7वें गुरु कौन हुए? तो गुरु हर राय। ये कौन थे? तो गुरु हरगोविंद जी के पोते थे। उनके पिता का नाम था बाबा गुरुदत्ता। इन्होंने दारा सिखों को मिलने आने पर आशीर्वाद दिया। इस सहायता के कारण औरंगजेब गुरु हर राय जी का दुश्मन बन गया, जिसके बाद गुरुजी को औरंगजेब की तरफ से दरबार में सफाई देने के लिए अपने पुत्र राम राय को भेजना पड़ा था। औरंगजेब के दरबार में गुरु बाने के शब्द बदलने के कारण औरंगजेब तो खुश हो गया, लेकिन उसका पिता गुरु हर राय उन्हें अपने उत्तराधिकारी पद से बेदखल कर दिया। बाद में राम राय ने देहरादून में अपनी गद्दी स्थापित की, जहां से वे राम रायस के संस्थापक बने। अब हम लोग सिखों के 8वें गुरु को पढ़ेंगे। तो 8वें गुरु कौन थे? गुरु हरकिशन। काफ़ी अल्प आयु, लगभग 6 वर्ष की उम्र में इन्हें उत्तराधिकार बनाया गया, गुरुपद संभाले।
इनकी मृत्यु चेचक से हो गई। इन्हें दिल्ली जाकर औरंगजेब को गुरुपद समझाना पड़ा था। गुरु तेग बहादुर ये कौन थे? तो छठे गुरु हरगोबिंद साहिब के सबसे छोटे पुत्र थे। इनका प्रारंभिक नाम त्यागमल था, लेकिन युद्ध में अद्भुत वीरता दिखाने के कारण पिता ने उनका नाम तेग बहादुर अर्थात तलवार के धनी रखा। औरंगजेब द्वारा जबरन हिंदू धर्म परिवर्तन के विरोध में इन्होंने कश्मीरी पंडितों की रक्षा के लिए दिल्ली में 24 नवंबर 1675 को अपना बलिदान दिया, जिसके कारण इन्हें हिंद दी चादर कहा जाता है। उनकी याद में दिल्ली के चांदनी चौक में गुरुद्वारा शीशगंज साहिब स्थित है। शहीद होने से पहले इन्हें लोहे के पिंजरे में कैद कर रखा था और काफी समय तक प्रताड़ित किया गया था। सिखों के 10वें गुरु कौन हुए? तो गुरु गोविंद सिंह। ये कौन थे? तो 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी और माता गुजरी के एकलौते पुत्र थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। कब? 1666 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने स्वयं को सच्चा पातशाह कहा और सिखों के लिए 5 ककार दिए। 5 ककार क्या क्या? तो केस, कंघा, कृपान, कच्छा और कड़ा, और ये अनिवार्य कर दी। नाम के अंत में सिंह जोड़ने को कहा। इनका निवास स्थान आनंदपुर साहिब था और कार्यस्थल पावती थी। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। तो कब स्थापना की? 13 अप्रैल 1699 को, बैसाखी के दिन। इस दिन खालसा की दीक्षा लेकर गुरुजी ने जाति पाति के भेदभाव को खत्म कर सिंह और कौर उपनाम की शुरुआत की थी। तो बैसाखी के दिन, तो बैसाखी क्या है? पंजाब और उत्तरी भारत का एक प्रमुख फसल उत्सव है जो आमतौर पर 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाता है। यह रबी की फसल गेहूं के पकने की खुशी में मनाया जाता है। इन्होंने पाहुल प्रणाली की शुरुआत की। पाहुल प्रणाली क्या है? तो पाहुल प्रणाली सिख धर्म में दीक्षा लेने का एक पवित्र समारोह है जो व्यक्ति को खालसा पंथ में शामिल होने का प्रतीक है। 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी ने इसे शुरू किया, जिसमें 2 धारी तलवार से तैयार अमृत जल को 5 प्यारों द्वारा पिलाया जाता है। इसे खंडे दी पाहुल भी कहते हैं। इन्होंने आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया। आदि ग्रंथ की रचना किसने की? तो गुरु अर्जुन देव ने की। और इसका वर्तमान रूप किसने दिया? तो गुरु गोविंद सिंह ने दिया। और कहा कि अब गुरुवाणी ही गुरु का कार्य करेगी। इनके 2 पुत्रों फतेह सिंह और जोरावर सिंह को सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में चिनवा दिया था। इन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी, दसम ग्रंथ और फारसी में जफरनामा। 18 अक्टूबर 1708 को नांदेड़ में गुल खां नामक पठान ने इनकी हत्या कर दी। अब हम लोग बंदा बहादुर एवं सिख साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो बंदा बहादुर, इनका जन्म 1670 ईस्वी में हुआ था। पूंछ जिला रजौली गांव में हुआ था, जो कि जम्मू कश्मीर में है। इनके बचपन का नाम क्या था? तो लक्ष्मण दास था। इनके पिता रामदेव भारद्वाज राजपूत थे। इनका उद्देश्य क्या था कि पंजाब में सिख राज्य स्थापित करना चाह रहे थे। राजधानी लोहगढ़ को बनाया। इन्होंने सिख गुरुओं के नाम के सिक्के चलाए। कौन सिख गुरुओं के नाम के सिक्के चलाए? तो प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के नाम के सिक्के चलवाए। शाहदरा, जिसे कत्लगढ़ी के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ बंदा ने 1000 मुगलों को मारा था, हजारों। और फर्रुख शेर के आदेश पर 1716 में इन्हें मार दिया गया। अब हम लोग दल खालसा के बारे में जानेंगे।
तो बंदा की मृत्यु के बाद सिख कई छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गए थे। 1748 में नवाब कपूर सिंह की पहल पर सभी टुकड़ियों को दल खालसा में विलय कर दिया गया। जस्सा सिंह अहलुवालिया ने भी इसका नेतृत्व किया और इनके नेतृत्व में इसे 12 दलों में विभाजित किया गया, जिन्हें मिसल कहा जाता है। यहाँ हम लोग देखते हैं दल खालसा और खालसा पंथ दोनों अलग अलग चीज़ है। तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी अप्रैल 1699 ईस्वी को, और दल खालसा की स्थापना किसने की थी? तो कपूर सिंह ने की थी 1748 में। अब हम लोग महाराजा रंजीत सिंह के बारे में पढ़ेंगे। तो इनका जन्म 2 नवंबर 1780 ईस्वी को सुकरचकिया मिसल, हम लोगों ने देखा कि 12 मिसलों में इसे विभाजित कर दिया गया था दल खालसा। तो सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के यहाँ हुआ था इनका जन्म। इनके दादा का नाम शरत सिंह था। 1798 से 99 में ये लाहौर के शासक बने। 25 अप्रैल 1809 को चार्ल्स मेटकॉफ और रंजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई। इस संधि की प्रमुख शर्तें क्या क्या थी? इस संधि क्या था? तो सतलुज नदी को दोनों के बीच सीमा रेखा तय किया गया। इसके तहत रंजीत सिंह सतलुज नदी के दक्षिण में विस्तार नहीं करेंगे, जबकि अंग्रेज उत्तर में उनके राज्यों के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो इस संधि की प्रमुख शर्तें क्या क्या थी? तो पहला, सीमा निर्धारण। सतलुज नदी को रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच की सीमा माना गया। रंजीत सिंह सतलुज नदी के दक्षिण किनारे स्थित क्षेत्रों में न तो अपनी सेना रखेंगे, न ही उन क्षेत्रों के सिख सरदारों के मामले में हस्तक्षेप करेंगे। अंग्रेजों ने क्या वादा किया? तो इन्होंने सतलुज नदी के उत्तर स्थित रंजीत सिंह के क्षेत्रों पर या उनकी प्रजा के मामले में हस्तक्षेप न करने का वचन दिया। संधि उल्लंघन कब समझा जाएगा? यदि कोई पक्ष मित्रता के नियमों या इन शर्तों का उल्लंघन करता है तो संधि को अमान्य माना जाएगा। इस संधि के तहत दोनों शक्तियों के बीच चिरस्थायी मित्रता स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया। इसका परिणाम क्या हुआ कि इस संधि ने रंजीत सिंह को पश्चिम और उत्तर की ओर अपना साम्राज्य बढ़ाने का मौका दिया और सतलुज को एक अस्थायी सीमा बना दिया। इनका राज्य 4 सूबों में बटा हुआ था: पेशावर, कश्मीर, मुल्तान एवं लाहौर। इनका विदेश मंत्री फकीर अजीजुद्दीन और वित्त मंत्री दीनानाथ थे। 7 जून 1839 को इनकी मृत्यु हो गई। अब हम लोग प्रमुख आंग्ल सिख युद्धों को पढ़ेंगे। 2 प्रमुख आंग्ल सिख युद्ध हुए हैं। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1835 से 1846 ईस्वी। इसका कारण क्या था? तो महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु 1839 में हो गई। पंजाब में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष शुरू हो गया, जिससे प्रशासनिक अराजकता फैल गई। सिख सेना खालसा का बढ़ता प्रभाव। तो पंजाब की सत्ता पर अब दरबार के बजाय खालसा सेना का नियंत्रण हो गया, जो अंग्रेजों के प्रति आक्रामक रवैया रखती थी, और ब्रिटिश की विस्तारवादी नीति और घेराबंदी। ब्रिटिश साम्राज्य भारत में अपना विस्तार करना चाहता था। उन्होंने 1835 में फिरोजपुर पर कब्जा कर लिया। 1838 में वहाँ सैन्य छावनी स्थापित की, जो सिख साम्राज्य के लिए सीधा खतरा था। सिखों द्वारा सतलुज नदी पार करना। नवंबर 1845 में सिख सेना ने सतलुज नदी पार की, जिसे अंग्रेजों ने संधि का उल्लंघन माना और युद्ध की घोषणा कर दी। किस संधि का उल्लंघन माना? तो अमृतसर की संधि में यह तय हुआ था सिख सतलुज नदी पार नहीं करेंगे। मतलब सतलुज नदी को
अंग्रेजों और सिखों के बीच एक सीमा निर्धारित किया गया था, लेकिन सिख जब इसे पार कर गए तो यह उस संधि का उल्लंघन था। विश्वासघाती सरदार सिख सेनापति लाल सिंह और तेज सिंह अंग्रेजों के प्रति वफादार थे। उन्होंने सिखों को जानबूझकर कमजोर स्थिति में डाल दिया, जिससे युद्ध का परिणाम अंग्रेजों के पक्ष में रहा। सिखों की हार हो गई और 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि हुई। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध का परिणाम स्वरूप 2 संधि हुए। तो पहला संधि क्या था? लाहौर की संधि। कब हुई? 9 मार्च 1846 को। इस संधि की मुख्य बातें क्या क्या थी? सिखों को सतलुज नदी के दक्षिण के सभी क्षेत्रों और जालंधर द्वीप को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाना पड़ा। युद्ध हर्जाना, सिखों को युद्ध के हर्जाने के रूप में 1.5 करोड़ अंग्रेजों को देने पड़े। 1.5 करोड़ रुपए। कश्मीर का हस्तांतरण, हर्जाने की राशि न चुका पाने के कारण कश्मीर, हजारा और अन्य क्षेत्रों को अंग्रेजों को सौंप दिया गया, जिसे बाद में अंग्रेजों ने 75 लाख रुपए में जम्मू के राजा गुलाब सिंह को बेच दिया। सेना में कटौती की गई। सिख सेना की संख्या को सीमित कर दिया गया। 12,000 घुड़सवार और 20,000 पैदल सैनिक कर दिया गया। ब्रिटिश रेजिडेंट, लाहौर में एक ब्रिटिश रेजिडेंट सर हेनरी लॉरेंस नियुक्त किया गया, ताकि राज्य के प्रशासन पर ब्रिटिश नियंत्रण बना रहे। दलीप सिंह को मान्यता, अंग्रेजों ने अल्पायु दलीप सिंह को महाराजा और रानी जिंदा कौर को संरक्षिका के रूप में स्वीकार किया। गोलाबारी का समर्पण, पंजाब को सभी यूरोपीय अधिकारियों को सेवा से हटाने के लिए कहा गया और तोपें अंग्रेजों को सौंप दी गई। दूसरा प्रमुख संधि जो भैरववाल की संधि हुई। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के कारण। तो भैरववाल की संधि का क्या कारण था? जबकि लाहौर की संधि हो चुकी थी, फिर और एक अन्य संधि की जरूरत पड़ी, भैरववाल की संधि, और इसका परिणाम क्या क्या हुआ? तो कारण था कि लाहौर की संधि से असंतोष। मार्च 1846 की लाहौर संधि के बाद भी कश्मीर मुद्दे और ब्रिटिश सेना की उपस्थिति को लेकर सिखों में काफ़ी असंतोष था, जिससे अशांति फैली हुई थी। दूसरा था रानी जिंदा को हटाना। अंग्रेजों का मानना था कि दलीप सिंह की मां रानी जिंदान ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों में शामिल है, इसलिए उन्हें संरक्षिका के पद से हटाकर पेंशन दे दी गई। 20 अगस्त 1847 ईस्वी को महारानी जिंदा को राजा दलीप सिंह से अलग कर दिया गया और उन्हें 48,000 रुपये वार्षिक पेंशन पर शेखपुरा भेज दिया गया। ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित करना। तो इस संधि के तहत सरदारों की एक रेजेंसी परिषद बनाई गई, जो ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस के मार्गदर्शन में काम करती थी, जिससे पंजाब के प्रशासन पर अंग्रेजों का वास्तविक नियंत्रण हो गया। सैन्य उपस्थिति। तो संधि के तहत लाहौर में ब्रिटिश सेना की तैनाती को मंजूरी दे दी गई, ताकि देश में शांति बनी रहे, जिसके खर्च सिखों को उठाने पड़ते थे। 22 लाख रुपए प्रतिवर्ष देने थे। यह संधि वास्तव में 1849 में पूरे पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की दिशा में पहला चरण था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ? तो 1849 में, 1848 से 49 में। तो इसका मुख्य कारण क्या था? तो प्रथम युद्ध के बाद अंग्रेजों द्वारा थोपी गई आपत्तिजनक जो या अपमानजनक जो संधियां थी, जैसे लाहौर और भैरवाल की संधि, रानी जिंदा को हटाना, सिख सरदारों में गहरा असंतोष,
मुल्तान के गवर्नर मूलराज का विद्रोह। तो इन कारणों से सिखों में असंतोष था और यह द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का रूप ले लिया। लॉर्ड डलहौजी की साम्राज्यवादी नीतियों ने भी युद्ध को अपरिहार्य बना दिया, जिसके कारण यह युद्ध हुआ और बाद में पंजाब का विलय कर लिया गया। तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान कुछ प्रमुख युद्ध हुई, जैसे मुल्तान की घेराबंदी कब की गई? अप्रैल 1848 से जनवरी 1849। यह विद्रोह का केंद्र था, जहां सिखों ने अंग्रेजों का कड़ा मुकाबला किया। दूसरा है रामनगर का युद्ध। कब हुआ? तो 22 नवंबर 1848 को। इस युद्ध में सर ह्यूग गॉफ के नेतृत्व में लड़ी गई यह लड़ाई और निर्णायक रही। तीसरा है चिलियानवाला की लड़ाई, जो 13 जनवरी 1849 ईस्वी को लड़ी गई। यह लड़ाई सिख नेता शेर सिंह और अंग्रेज कमांडर गप के बीच लड़ी गई, जिसमें सिखों ने भारी बहादुरी दिखाते हुए ब्रिटिश सेना को लगभग हरा दिया था। लेकिन अंततः यह एक अनिर्णायक युद्ध साबित हुआ। अंतिम युद्ध था इसमें गुजरात की लड़ाई, जो 21 फरवरी 1849 को लड़ी गई। यह चिनाब नदी के किनारे चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में लड़ी गई। यहाँ सिखों की निर्णायक हार हुई और परिणाम क्या हुआ? तो पंजाब का विलय कर लिया गया। 29 मार्च 1849 यहाँ कोई संधि नहीं हुई, क्योंकि सिख साम्राज्य का यहाँ खात्मा हो गया। इसे अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। लॉर्ड डलहौजी ने घोषणा की कि संपूर्ण पंजाब और अब ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा है। महाराजा दलीप सिंह इन्हें 50,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन दे दी गई और शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। कोहिनूर हीरा, पंजाब के राजकोष से प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा लेकर ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया और सेना का विघटन कर दिया। सिख खालसा सेना को भंग कर दिया गया। सिख संप्रदाय में कुछ कुरीतियां आ गई थी, जिन्हें दूर करने के लिए प्रमुख आंदोलन भी हुए। तो इसमें से प्रमुख था सिंह सभा आंदोलन, जो 1873 ईस्वी में हुआ। 1873 में अमृतसर में सरदार ठाकुर सिंह संधावालिया और ज्ञानी ज्ञान सिंह जैसे प्रमुख सिख विद्वानों द्वारा यह सिंह सभा आंदोलन किया गया। उद्देश्य क्या था? तो ईसाई मिशनरियों, ब्रह्म समाजियों और आर्य समाजियों की गतिविधियों का विरोध करना और सिख समुदाय को पतित होने से बचाना था। सिख धर्म में आए अंधविश्वासों को हटाना, जातीय भेदभाव खत्म करना, सिख धर्म की खोई हुई प्रतिष्ठा वापस लाना। 1879 में इसकी एक शाखा लाहौर में भी खोली गई। और एक प्रमुख आंदोलन जो हुआ उसे कूका आंदोलन के नाम से जाना जाता है। कूका आंदोलन या नामधारी आंदोलन, इसकी शुरुआत कब हुई? तो 1840 में भगत जवाहर मल, जिसे सियान साहब के नाम से भी जाना जाता है, के द्वारा यह पश्चिमी पंजाब में प्रारंभ किया गया। इनके शिष्य थे बालक सिंह और बाद में राम सिंह कूका। इसे संगठित किया। इसका उद्देश्य क्या था? तो सिख पंथ से जाति भेदभाव, शराब और मांस जैसी कुरीतियों को दूर करना, महिलाओं को सशक्त बनाना और पंजाब में ब्रिटिश शासन को समाप्त कर पुनः सिख शासन स्थापित करना। तो विद्रोह का कारण यह आंदोलन 1849 में पंजाब पर अंग्रेजों के कब्जे के बाद शुरू हुआ और विशेष रूप से गोवध के विरुद्ध हिंसक हो गया। इसका मुख्यालय कहाँ था कूका आंदोलन का? तो हजारा, जो अब पाकिस्तान में है। 1857 में राम सिंह कूका ने लुधियाना में सफ़ेद ध्वज फहराकर यह विद्रोह किया। 1872 में उन्होंने मलेरकोटला और मालौद पर हमला किया। इसका दमन
ब्रिटिश सरकार ने कैसे किया? तो ब्रिटिश सरकार ने राम सिंह कुका को आजीवन कारावास की सजा देकर रंगून भेज दिया, मांडले जेल, जहां 1885 ईस्वी में वे शहीद हो गए। तो हम लोगों ने सिखों और अंग्रेजों के बारे में इस वीडियो में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे संबंधित क्विज का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।